हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना थर्ड चैप्टर फंक्शंस एंड पॉइंटर्स। इसमें हम पहले क्या देखेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो अब तक हमने क्या देखा है, टिल नाउ वी हैव डन ऑल आवर कोडिंग इनसाइड द फंक्शन void main। अब तक जो हमने कोडिंग की थी वो void main के अंदर की थी, लेकिन अब हम ए फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम विच कंटेन सी स्टेटमेंट विद इन इट्स ब्लॉक एंड इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जो एक पार्ट है प्रोग्राम का, और उसमें सी की स्टेटमेंट होंगी उसके खुद के ब्लॉक के अंदर। बाय यूजिंग user defined function we can avoid rewriting of a group of codes by defining them within a function block and use them by simply calling the function name as and when desired required in a main program। अब कोई भी कोड है हमने एक बार डिफाइन कर दिया यूजर डिफाइंड फंक्शन के ब्लॉक में, तो हम उसके नाम से ही हम दोबारा बुला सकते हैं उसे एक बार बार यूज करने के लिए। ये नहीं होगा कि हमें बार बार कोड लिखने पड़ेंगे या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन का, पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, और फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। फिर इसका ब्लॉक स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग पैरेंथेसिस से, फिर इसकी स्टेटमेंट्स, और फिर एंडिंग पैरेंथेसिस। अब इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन मस्ट हैव 5 एसोसिएटेड एलिमेंट्स और पार्ट्स। तो पहला पार्ट क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप, फिर फंक्शन कॉल या फंक्शन कॉल नेम, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड फंक्शन रिटर्न टाइप। तो अब देखेंगे क्या क्या है ये चीज सारी। तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप इज द डिक्लेरेशन ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन। इट टेल्स द कंपाइलर दैट द प्रोग्रामर intends या wishes to create a C program using user defined function. Therefore function prototype is declared in the program just after header files and global constants in the starting line before function main। ये फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, हम प्रोग्राम को बता रहे सी कंपाइलर को कि अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, और ये कब डिक्लेयर करेंगे, हेडर फाइल से और ग्लोबल कांस्टेंट के बाद। और void जो फंक्शन मेन होता है उससे हम पहले इसे डिफाइन करेंगे। फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन कॉल इज सिंपली कॉलिंग द फंक्शन बाय सिंपलिंग इट्स नेम इंस्टेड ऑफ फंक्शन मेन such that main function। When compilers start reading a program and find a function call name inside main program, then it searches for the corresponding function prototype in the statements that are written before function call name such that it moves upward. If the compiler found a similar function prototype name similar to the name of the function call, then it is okay, otherwise it will flash an error. This function should have a prototype B. Therefore, if you have declared a function call inside function, then you must declare its corresponding function prototype within as that of function call. Similar name as the function call। अब फंक्शन कॉल क्या है, अब ये हमने इसमें नाम रख दिया। अब जब भी हम प्रोग्राम के अंदर उस फंक्शन का यूज करना चाहेंगे तो हम उसे एक नाम से बुलाएंगे। तो उस फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन कॉल। और फिर जो कंपाइलर है वो ऊपर जाके देखेगा कि फंक्शन प्रोटोटाइप है या नहीं है। अगर नाम मैच हो गया तो वो फंक्शन को आगे प्रोसीड करेगा। हम देखेंगे फंक्शन डेफिनेशन। इट इज द एक्चुअल कोडिंग ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन within its own function block, whereas all the calculation are to be performed it is written outside the function main। अब जो फंक्शन की डेफिनेशन है, जो हमने बीच में स्टेटमेंट्स लिखी थी, उसी को हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। उसमें कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी कोड जो हमें मर्जी है वो हमें लिख सकते हैं। As soon as the name of the function call matches with the name of the function prototype, the compiler transfer the control to the function definition for making necessary calculation by executing the statement within the function only। अब जब फंक्शन कॉल और फंक्शन प्रोटोटाइप के नाम मैच हो जाते हैं तो कंपाइलर ऊपर जाता है। अब ऊपर जाने के बाद फंक्शन प्रोटोटाइप मैच होगी तो फंक्शन डेफिनेशन देखेगा कि उसमें क्या क्या है, और उसमें सारी कैलकुलेशंस होने के बाद हमें आंसर देगा। अब फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स दीज आर द वैल्यू पास्ड टू द वेरिएबल फॉर मेकिंग कैलकुलेशन। व्हेन नेम ऑफ द फंक्शन कॉल मैचेस विद फंक्शन प्रोटोटाइप,
Then the compiler asks the programmer to enter the value of the variable inside the function call. These are of two types. Well, the variables whose values are passed by the program during the execution of the function call instead function main are called actual or real arguments. The variable in which the copied value are finally collected inside the function definition and are used for making all the calculation are called formal or copied arguments. अब फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या है? जो भी हमने वेरिएबल लिए हैं या कुछ भी है वो उनको हम आर्गुमेंट्स कहेंगे। अब आर्गुमेंट्स भी दो टाइप के होंगे, एक होंगे रियल आर्गुमेंट, एक होंगे फॉर्मल आर्गुमेंट। रियल आर्गुमेंट कौन से हैं? जो हमने दिए हैं, जैसे हमने चलाते चलाते कोई भी 2 3 4 कोई भी वैल्यू डाली तो वो हो गए रियल आर्गुमेंट्स। और अब जो कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी जो फंक्शन डेफिनेशन में, वो इस एक्चुअल जो रियल आर्गुमेंट्स है उनकी कॉपी बना के उनको देगा। कॉपी बना के देगा तो उनको हम क्या कहेंगे? कॉपीड या फॉर्मल आर्गुमेंट्स। इन पे सारी चीज परफॉर्म होंगी और हमें आंसर मिलेगा। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। We can pass one or more than one value of even different data type into a function call inside function main. As soon as the name of the function call matches with the function prototype, then the compiler asks the programmer to enter the value inside the variable declared in the function call. The programmer then enters the values into the variable during runtime, which are called actual real arguments. A copy of these values is created which is then passed to the function prototype. Since the calculations are always performed on the variable used in the program and not on the values, therefore the copied values are stored finally inside the function definition in some variable and are called copied or final arguments. Then calculations are done or performed on the formal argument in the function definition. तो जो मैंने अभी बताया था कि जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पे होंगी और जो रियल हमने दिया उनकी कॉपी जो होगी उसे ही हम फॉर्मल कहेंगे। और हम इसमें एक या एक से ज्यादा भी वैल्यू डाल सकते हैं जब हम रन टाइम में देंगे और वो डिफरेंट डेटा टाइप्स की, जैसे इंटीजर दे दिया हमने, एक करेक्टर दे दिया और भी कई डाटा टाइप्स की। अब हम देखेंगे फंक्शन रिटर्न टाइप क्या है। There are two options available here. If the programmer don't wish to return any value after all the calculations are made on formal argument in the function definition, then the keyword void is placed before the function prototype. अगर हमें कैलकुलेशन के बाद जो भी फंक्शन डेफिनेशन है कैलकुलेशन की उसके बाद कोई आंसर नहीं चाहिए तो हम उसके पहले लगा देंगे void, such that void function name argument list। स्टार्टिंग पैरेंथेसिस स्टेटमेंट रिटर्न में लिखेंगे जीरो ब्रैकेट में। जीरो क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने void लगाया है, हमें कोई वैल्यू रिटर्न में नहीं चाहिए। अगर हमें रिटर्न में चाहिए होती तो हम यहाँ पे डाटा टाइप लिखते। देन दिस फंक्शन रिटर्न और रिटर्न जीरो एक्ट एज एन टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट फॉर दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन डेफिनेशन। If the user wishes to return the calculated value after performing calculation inside function definition, then the programmer has to declare the data type of the value calculated and is wished to be returned instead of void. Then the default return type of an UDF is int. int क्या है? integer। जैसे हमें लेनी है int, float, कैरेक्टर, कोई भी डाटा टाइप यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया फंक्शन रिटर्न टाइप। फंक्शन रिटर्न टाइप या फंक्शन नेम आर्गुमेंट लिख, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस स्टेटमेंट, फिर रिटर्न टाइम में लिखेंगे नेम ऑफ द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी रिटर्न। जिस भी वेरिएबल की हमें कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए वो उसका नेम यहाँ पे हम रिटर्न के बाद लिख देंगे। अब नोट क्या है? As we can pass values to a function, we can also obtain a return value from the function. We can pass one or more value and of even different data types to function, but the function can return only one value at a time. हम कितनी भी वैल्यू दे सकते हैं फंक्शन को, लेकिन फंक्शन हमें एक ही डाटा टाइप की और एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, ये नहीं कि सबकी वैल्यू रिटर्न करेगा। द फंक्शन return the calculated value at the same place where the function was called, such that at the place of function call name instead of function main, where the functioning of a UDF gets started, now the function call name become a return call name।
जो फंक्शन की वैल्यू रिटर्न होगी वो वहीं पे होगी जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल लगाई थी, जहाँ पे हमने फंक्शन का नाम लिया था, जहाँ पे हमें यूज करना था, तो वहां पे वैल्यू आएगी। ये नहीं कि हमें फंक्शन के बाहर डेफिनेशन लिखी है तो वहां पर वैल्यू आएगी। The execution of a function terminate immediately whenever a return statement is encountered। वहीं पे फंक्शन एंड खत्म हो जाता है जहाँ पे हमने लास्ट में लिख दिया रिटर्न स्टेटमेंट लिख दी। The finally calculated value is returned at the same place where the function was called, name instead of function main। The value returned must be stored or collected in some variable। A statement function call that expects a return statement after calling the function name looks like variable output name is equal to function call name। It is always safe to give the function prototype and specify the return type of the function. The default return type of any function is int, such that if neither void or any data type is declared as the return type, then by default the compiler will assign int as the return type function। Syntax of user defined function program written in C। अब सिंटैक्स देखेंगे हम सी में कि कैसे लिखेंगे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, फिर हैश डिफाइन नेम ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू। अब फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है इसमें, वॉइड लिखेंगे या फंक्शन का डेटा टाइप, फंक्शन नेम, डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, और लास्ट में लगा देंगे ये सेमीकोलन। ये होगा फंक्शन प्रोटोटाइप। ये हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे सी कंपाइलर को। अब लिखा void main स्टार्टिंग पैरेंथेसिस वेरिएबल लिस्ट डिक्लेरेशन चेकलिस्ट डेलीमेट्रीज जो भी हमें डिक्लेयर करने हैं, इंट, चार, फ्लोट, कुछ भी, तो हम यहाँ पे करेंगे। फिर लिखेंगे क्लियर स्क्रीन CLR SCR, फिर इनपुट स्टेटमेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट देनी है हमें जो इनपुट के लिए। फिर हम आउटपुट वेरिएबल नेम लिखेंगे। यहाँ पे जो यूजर डिफाइंड फंक्शन था वो हमने फंक्शन कॉल लगा दिया। अब यहाँ पे तो उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो उसमें आउटपुट चाहिए हमें। फिर इज इक्वल टू फंक्शन नेम वेरिएबल 1 2 3, ये हो गए कौन से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो हमने दिए हैं। फिर इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। ये होगी फंक्शन कॉल, या हम इसे अब कह सकते हैं रिटर्न कॉल, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न ले लिया। अगर हम वॉइड लेते तो यहाँ पे रिटर्न कॉल नहीं होती, ये सिर्फ फंक्शन कॉल होती। अब प्रिंट एफ परसेंटेज डाटा टाइप साइन आउटपुट वेरिएबल नेम गेट CS, ताकि स्क्रीन को रोक सके हम। फिर एंडिंग पैरेंथेसिस। अब हम फंक्शन रिटर्न टाइप लिखेंगे void स्लैश डाटा टाइप फंक्शन नेम और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, फिर स्टार्टिंग पैरेंथेसिस। अब ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हमने इस नाम भी इसलिए लगाया है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी हम फंक्शन डेफिनेशन में चाहिए। फिर लास्ट में अगर void लगाए तो रिटर्न 0, और अगर आउटपुट चाहिए तो आउटपुट वेरिएबल नेम लिखेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, पहले हमने क्या लिखा, हैश इंक्लूड stdio डॉट इंक्लूड conio डॉट h। अब डिफाइन कर दी पाई की वैल्यू 3.142। ऐसे हम यहाँ पे करते हैं ग्लोबल कांस्टेंट डिफाइन। ये ग्लोबल कांस्टेंट डिफाइन हो गया। फ्लोट एरिया सर्कल, अब हमने यहाँ पे ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया फंक्शन नेम, और ये हो गया वेरिएबल का नाम। आर्ग्यूमेंट लिस्ट void मेन स्टार्ट करेंगे अब हम, और यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पे अलाउड होता है, पहले तो हमने देखा था कि अलाउड नहीं होता है बाहर, लेकिन इस चीज में अलाउड होता है। अब स्टार्टिंग पैरेंथेसिस हमने ये डिक्लेयर कर दिया आर इंटीजर, फ्लोट कर दिया डिक्लेयर एरिया 11, फिर हम लगाएं क्लियर स्क्रीन, फिर प्रिंट एफ एंटर द रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू लेंगे स्कैन एफ से %d %r। एम्परसेंट क्या है, एड्रेस ऑपरेटर। अब हमने यहाँ पे लगा दी फंक्शन कॉल एरिया 11 इज इक्वल टू एरिया सर्कल r, यहाँ पे ये ले लिया वेरिएबल एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फिर प्रिंट है %f एरिया 11, फिर गेट ch और एंडिंग पैरेंथेसिस। ये होगी फंक्शन कॉल और रिटर्न टाइप, और ये हो गया एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। अब हम फंक्शन रिटर्न टाइप या फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले डाटा टाइप फ्लोट, फिर फंक्शन नेम एरिया सर्कल, और यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट x।
अब स्टार्टिंग पैरेंथेसिस फिर इंट, ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया x, ये यहाँ पे लिया था फॉर्मल, फिर फ्लोट एरिया वन इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स। अब ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। रिटर्न एरिया वन, अब वैल्यू कौन सी रिटर्न होगी, एरिया वन की, और एरिया वन क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये होगी फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे नोट भी था, there will be no calculation done inside function main, all the calculation in a UDF are done in the function definition। जो भी कैलकुलेशन है फंक्शन मेन के अंदर नहीं होंगी, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होंगी। अब स्टेप्स क्या है फंक्शन के, ड्यूरिंग कंपाइलेशन function call is encountered which is area circle here। Step 2, matching of the function call name with function prototype name, both the names get matched, no warning by the compiler। Now compiler will ask the programmer to input value of actual argument such that r. Example, the programmer entered the value of 2 which is an integer value। The function call looks like area circle r is equal to 2। डबल इज इक्वल टू लगाने से हम असली हो जाता है इज इक्वल टू, और नहीं तो ये होता है सी में अलग। ये स्टेप 4, a copy of the value of radius r is made and is transformed to function prototype which will look like float area circle int 2। Step 5, now calculation are always performed on variable and not values such that this value of 2 is to be stored in some variable in the function definition as control is transferred now to the function definition। The copied value is now stored in the former variable x of the data type int। Function definition look like float area circle x is equal to 2, starting parenthesis int x, area 1 is equal to pi into x, return type में area 1 की value। Step 6, now all the calculation are run inside the function definition on the variable x, and finally value of area 1 get calculated। After this, the function will return the calculated value by using the statement return area 1 semicolon। This value of area 1 is returned by this function definition at the same place where the utility get initiated such that function call and is stored in variable area 11। Now this function call become return call। Now value of area 11 get printed and its value is held onto the screen by the function getch, then control is transferred to the original code। Benefits of user defined function, the primary benefit is that we can argument as many programs as we wish to into a single program, thereby avoiding rewriting of a group of code again and again। This can done by simply writing a function prototype, adding a function call, and then adding a function definition in the end of the program। The user-defined function is look like a sub-program which is embedded with the main program, having its own statement executed in its own block। Program to change the case of the character by returning value from function mean यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक और एग्जांपल लेंगे हम, तो पहले हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड conio डॉट एच, फिर यहाँ पे होगी फंक्शन प्रोटोटाइप। ये पहले डाटा टाइप 4, फिर चेंज केस, ये हो गया फंक्शन नेम, ये फिर हो गया आर्गुमेंट, फिर हो गया सेमीकोलन, ये होगी टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट। ये फंक्शन, अब इसी कंपाइलर को हमने बता दिया कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। फिर वॉइड मेन, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, अब ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए, करेक्टर m1 क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ करेंगे एंटर द करेक्टर कॉलन। अब हम करेक्टर लेंगे एंड स्कैन एफ से परसेंटेज सी एड्रेस ऑपरेटर ml, फिर प्रिंट एफ परसेंटेज सी ml। अब इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी m द एक्चुअल आर्गुमेंट। अब हम फंक्शन कॉल लगाएंगे, यहाँ पे हो गया ml इज इक्वल टू चेंज केस ml
ml क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट, फंक्शन ये चेंज किसका, फंक्शन नेम, और ये हो गया रिटर्न कॉल। फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज सी एम एल, फिर गेट सी एच और एंडिंग पैरेंथेसिस। अब हम लगाएंगे फंक्शन डेफिनेशन, करेक्टर स्पेस चेंज केस अंडरस्कोर, और यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में करेक्टर एन, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, फिर रिटर्न एन माइनस 32 इफ एम इज इक्वल टू ए, और रिटर्न एन प्लस 32 इफ एम इज इक्वल टू बड़ा ए। ये फंक्शन डेफिनेशन, और ये कौन सी वैल्यू है, एएसएसआई वैल्यू, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। एग्जाम्पल, here we passed a character a that is collected in variable n. The statement n minus 32 subtract the value of 32 from ASCII value of a, which is 97, and return 65, which is ASSI value of a, and is collected in variable m1 and get printed. Vice versa is also here. तो जो भी करेक्टर होंगे वो उसका छोटा या बड़ा हो जाएगा। In some books you will also find that the function definition is merged with the function prototype. Yes, we can do so as the function definition name is same as that of function prototype. This case, then the entire function definition block get shifted before void main. The above example is then written as hash include studio.h, conio.h, फिर function name, फंक्शन प्रोटोटाइप, ये हो गया डाटा टाइप 4, फिर फंक्शन नेम चेंज केस, और ये हो गया आर्गुमेंट 4 एन। अब हम यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अलाउड नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन भी ले ली है। तो ये स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, फिर ये होगी फंक्शन डेफिनेशन, रिटर्न एन माइनस 32, फिर बंद, फिर वॉइड मेन, ये होगी फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप एक ही साथ। फिर वही सेम जो हमने ऊपर किया था वो सेम लिखेंगे हम। फंक्शन कॉल as well as function prototype inside function main can be given inside a function definition also, but then the corresponding function prototype is to be mixed with its function definition and is to be written before the main function definition। तो अब ये कैसे करेंगे, तो हमने पहले ले लिया void function, ये हो गया prototype given outside of the function, जो भी function prototype, फिर void main, फिर starting parenthesis, void show, ये होगी फंक्शन प्रोटोटाइप गिवन इन द फंक्शन मेन। फंक्शन मेन के हमने अंदर ही हमने फंक्शन प्रोटोटाइप दे दी। फिर क्लियर स्क्रीन, फिर फंक्शन, फिर गेट सी एच और एंडिंग पैरेंथेसिस। द रूल इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वॉइड शो, ये होगी फंक्शन डेफिनेशन। अब जो हमने ये यूज किया था फंक्शन प्रोटोटाइप वॉइड शो, अभी हम इसकी फंक्शन डेफिनेशन दे रहे हैं। फंक्शन डेफिनेशन में क्या है, स्टेटमेंट्स और एंडिंग पैरेंथेसिस, और ये दूसरी फंक्शन डेफिनेशन वॉइड फंक्शन, और इसकी लास्ट में लिख दिया शो और ending parenthesis. What happen if function definition of the function is written before the function definition of function show? Then the compiler will flash an error called to undefined symbol show, because when the control reaches the call of function show, it moves upward to see the function prototype or function definition and found nothing in match. अगर हम ये उल्टा कर देते तो वो ऊपर जाता फंक्शन और वहां पे उसे कुछ मिलता नहीं तो एक एरर शो कर देता। लेकिन तो यहाँ पे फंक्शन क्या रूल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो यहाँ पे पहले हमने ये डिफाइन किया है, लिखा है वॉइड शो, तो इसकी पहले फंक्शन डेफिनेशन आएगी और फन की बाद में आएगी फंक्शन की। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, एज टोल्ड अर्लियर, a local variable is declared within a block। स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और एंडिंग पैरेंथेसिस के बीच में जो भी होता है उसे हम एक ब्लॉक कहते हैं। इज लोकल टू दैट ब्लॉक। द ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ ब्लॉक। जो ब्लॉक के आउटसाइड है वो हो गया ग्लोबल वेरिएबल, और जो ब्लॉक के अंदर है वो हो गया लोकल वेरिएबल। द सेम रूल अप्लाइड टू यूजर डिफाइंड फंक्शन आल्सो। A local variable is variable that is defined within a function block and is local to that function only, such that no other function can use that variable, only that function can use this local variable।
A variable declared outside a function is called global variable and is accessible to all the functions that are called after its declaration. तो लोकल उसके अंदर यूज होंगे और ग्लोबल कोई भी यूज कर सकता है क्योंकि वो फंक्शन ब्लॉक के बाहर है. Local variable are also given performed over global. Local variables are also given preference over global variable of function. जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम. पहले हमने लिए जस्ट हम लिखते हैं include stdio.h include conio.h void function void show int a is equal to 10 ग्लोबल वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. void main int b is equal to 5 the local variable to a but global to c. क्लियर स्क्रीन प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए. अब ए प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे. फिर फंक्शन कॉल की हमने यहाँ फन. फिर दूसरा फंक्शन शो. फिर गेट सी एच. हम यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन डेफिनेशन. int c is equal to 20. c is local to a and b but global to d. अब जो c है वो लोकल किसके लिए है? a और b के लिए, लेकिन d के लिए ग्लोबल है. प्रिंट परसेंटेज डी इंट और ये सी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सी की. वर्ड शो में अब क्या करेंगे? इसकी फंक्शन डेफिनेशन में इंट डी इज इक्वल टू 50 प्रिंट डी इज इक्वल टू डी. तो अब रिजल्ट क्या आएगा? पहले आएगा 50 फिर 20 फिर 5 फिर 10. तो अब यहाँ पे क्या हुआ? जो लोकल वेरिएबल है वो सबसे पहले आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और सबसे लास्ट में ग्लोबल वेरिएबल. ये हो गया प्रेफरेंस ऑर्डर. तो रिजल्ट हमें ऐसे दिखेगा. तो हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स. पॉइंटर्स इन सी. A pointer in the C address or memory location of a data. Pointer क्या है? एक एड्रेस या मेमोरी लोकेशन है किसकी? डाटा की. Pointer itself is nothing but a variable which represent the memory address of another variable. Pointer खुद अकेला कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है? रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को. A pointer is denoted by star. किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर बनाना है तो हमें उसके आगे क्या लगाना है? स्टार. Before a variable name and is declared in the same way as we declare other variable. ऐसे डिक्लेयर करना होता है जैसे हम other variable डिक्लेयर करते हैं. We have to mention the data type of the pointer because the pointer will point to some variable that is of particular data type. This is called as pointer base type. Example: a pointer that will point an integer data variable is declared as int star p. स्टार से लगाया हमने पॉइंटर के लिए. फिर सेमीकोलन इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए. फिर सेमीकोलन पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑपरेटर ए. पी क्या करेगा? ए की एड्रेस मेमोरी लोकेशन को शो करेगा. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंट स्टार पी इज इक्वल टू एंड ए. अब पी क्या है? पॉइंटर ले लिया हमने. पॉइंटर क्या पॉइंट करेगा? ए की मेमोरी लोकेशन को. पी विल पॉइंट आउट और टेल द एड्रेस लोकेशन ऑफ ए. एक है वेरिएबल जो हमने इंटीजर लिया रखा है यहाँ पे. The data type of pointer and the variable to which it will point must be the same. Pointer का डाटा टाइप और वेरिएबल का डाटा टाइप सेम होना चाहिए, नहीं तो एक कंपाइलर क्या करेगा? एरर शो करेगा. One pointer can point to more than one variable also in same program. एक पॉइंटर एक ही प्रोग्राम में more than one एक से ज्यादा वेरिएबल को भी पॉइंट कर सकता है. जैसे एग्जांपल दे रखा है include stdio.h include conio.h जो हम सब में लिखते हैं. क्या है? पहली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की हेडर फाइल. ये क्या है? लाइब्रेरीज. ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए. और फिर हम लिखेंगे void main स्टार्टिंग पैरेंथेसिस. फिर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन लगा देंगे. फिर हम क्या करेंगे? पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे. पॉइंटर क्या? इंट स्टार p इज इक्वल टू एंड a. printf परसेंटेज d a printf परसेंटेज d स्टार p printf परसेंटेज d p. ये हमने 3 बार क्यों लिया? ताकि मैं आपको बता सकूं कि अलग अलग में क्या शो करेगा. तो पहले सम पॉइंटर स्टार p विल पॉइंट टू डिफरेंट वेरिएबल एट p. हमने एग्जांपल ये लिया कि वो 2 को पॉइंट करे. फिर स्टार p इन द printf परसेंटेज d, ये इस वाले में इसमें will show the value of memory location at which pointer star p is pointing.
पॉइंटर क्या है, एड्रेस बताता है। जैसे हमारे पास घर है, अब हमने स्टार पी लगा दिया तो वो घर के अंदर की चीज बताएगा कि घर के अंदर कार खड़ी है। तो कार का क्या नाम है, 5। तो ए के अंदर क्या है, 5, और ए क्या है, घर है। और घर का एड्रेस क्या किसने बताया, कौन बताएगा, अगर हम सिर्फ पी लगा देंगे, प्रिंट है परसेंटेज डी पी, इन द प्रिंट percentage will show the address of variable in the memory location। एग्जाम्पल, मेमोरी में कहाँ पे है, 8270 पे। तो ये क्या शो करेगा, सिर्फ पी लगा देंगे तो एड्रेस दिखाएगा, स्टार पी लगा देंगे तो उसके अंदर क्या है वो दिखाएगा, जैसे इसकी वैल्यू 5 थी। और सिर्फ ए लगा देंगे तो ए की वैल्यू शो कर देगा 5। अब हमने एक दो को लगाना था, पी इज इक्वल टू एड्रेस बी फिल कर दिया हमने प्रिंट। तो अब हम तीनों इसमें ये भी लगा के देखेंगे। फिर हमने स्टार पी लिखा तो इसने क्या दिया, 10, बी की वैल्यू क्या थी, 10। और सिर्फ पी लगाया तो उसकी वैल्यू कर दी, जैसे 8274। तो एक ही पॉइंटर लिया था हमने, उसने दोनों की मेमोरी लोकेशन शेयर कर दी बाद की बात। पहले इसकी करी, पहले ऊपर ए की करी फिर बी की करी। तो जो पहले लिखेगा वो पहले उसकी करे या फिर बाद में उसकी करेगा। इंट ए फ्लोट स्टार पी, पी इज इक्वल टू एंड ए, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट परमिटेड इन एज डाटा टाइप ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट, क्योंकि ए का और पी का डाटा टाइप अलग अलग है, तो इसलिए ये पॉइंटर नहीं करेगा। वो होना चाहिए सेम, तभी सी में अलाउड है। नोट क्या है, पॉइंटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग आर्गुमेंट वैल्यू टू द फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। पॉइंटर क्या है, एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है पासिंग आर्गुमेंट। कोई भी आर्गुमेंट हमने पास करने, कौन से थे, रियल और फॉर्मल आर्गुमेंट। तो फॉर्मल तो करेंगे नहीं हम, जो रियल है उनको पास करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे, पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, देयर आर टू वेज, पासिंग आर्गुमेंट बाय वैल्यू, पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होगा, पॉइंटर से, और वैल्यू से जो हमने पहले किया था कि सीधा वैल्यू डाल दी थी, तो वो क्या होगा, जो हमने पहले किया था वो हो गया बाय वैल्यूज, और दूसरा क्या है, बाय रेफरेंस। रेफरेंस किसके से देंगे हम, पॉइंटर से। जो असली चीज है उसी का हम एड्रेस डाल देंगे। तो अब देखेंगे कैसे, कॉल बाय वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन। Any change in the formal argument after calculation in the function definition will not reflected into the real argument। जो भी चेंज होगा फॉर्मल आर्गुमेंट पे कैलकुलेशन होगी और रियल आर्गुमेंट पे कोई फर्क नहीं डालेगी। तो लेकिन जब हम पॉइंटर्स का यूज करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस, तो हम फॉर्मल आर्गुमेंट में किसका एड्रेस दे देंगे, रियल आर्गुमेंट का। अब रियल पे जो सारी वैल्यू होंगी तो रियल पे चेंज भी आएगा। तो इसमें अब क्या देखेंगे, पढ़ेंगे हम, एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इज असाइंड टू द फॉर्मल आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन। जो एड्रेस था रियल आर्गुमेंट का वही हमने फॉर्मल में डाल दिया। तो अब सारी कैलकुलेशन होंगी रियल पे ही होंगी। एनी चेंज इन द फॉर्मल आर्गुमेंट इन द फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर कैलकुलेशन विल बी reflected back into the real argument also because now the pointer is directly pointing the memory location of the real argument। पहले कॉपी हो रही थी, दो चीज बन रही थी, लेकिन हमने अब उसी घर में जाके भेज दिया फॉर्मल आर्गुमेंट को कि उसी पे सारी कैलकुलेशन करनी है। तो अब एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमने इसका एग्जांपल देखा, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, ये हमने फंक्शन प्रोटोटाइप डाल दी, void fun int int, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करे, फंक्शन डेफिनेशन अलग देंगे। फिर void main, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, int a is equal to 5, b is equal to 10, क्लियर स्क्रीन, फंक्शन कॉल, फंक्शन a b सेमीकोलन, printf परसेंटेज d a एंड b, ए एंड नहीं लगाना है, हमने कॉमा लगा रखा है, गेट सी एच, फिर एंडिंग पैरेंथेसिस, फिर अब हम फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे। फिर पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड, फिर फंक्शन नेम, और फिर इंट एक्स इंट बी, दोनों हमने, ये कौन से होंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट एक्स और वाई। फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 100, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 100। फिर एंडिंग रिजल्ट क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 105 और वाई इज इक्वल टू 110। ये हो गया कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या चेंज करेंगे, सेम इतना वही लिखेंगे, कहाँ तक, फंक्शन डेफिनेशन में हमने, और यहाँ पे जब यहाँ पे डिक्लेयर किया था हमने रियल आर्ग्यूमेंट्स, उसमें चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे लगा दिया स्टार स्पेस, फिर स्टार, फिर से स्पेस क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे आएगा रियल आर्ग्यूमेंट्स। अब रियल आर्ग्यूमेंट के बाद हमें यहाँ पे करना है फॉर्मल में, फिर हमने यहाँ पे लगा दिया स्टार एक्स स्टार वाई। तो ये क्या बन गया, पॉइंटर्स बन गया। पॉइंटर्स में क्या होगा, सीधी
इनकी वैल्यू लेगा वो, कहाँ जाएगा, सीधा यहाँ पे। अब यहाँ पे जाएगा तो सारा काम का होगा, रियल आर्ग्यूमेंट्स पे होंगे कैलकुलेशंस। तो ये हो गया एक्स और वाई, फिर हमने वही लिखा, स्टार एक्स इज इक्वल स्टार एक्स प्लस 100, स्टार वाई इज इक्वल टू स्टार वाई प्लस 100। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 105, बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 110। अब रियल क्या था, ए और बी, तो इसमें तो दिख गए 5 और 10, इन पे कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन इसमें कहाँ, ये रियल पे भी चेंज होगा, फॉर्मल पे भी, दोनों तो क्या होगी, 105 वैल्यू होगी और 110 होगी। In ये तो रियल y वैल्यू का केस था। In this case, we pass the actual argument a and b y value such that their values are copied to the variable x and y in the function. Thus, the statement x is equal to x plus 100, y is equal to y plus 100 only changes the value of then copy such that formal argument and does not affect the value of the actual argument. अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, here the memory address of a and b is pointed by pointers and a and b in the statement function call function and a and b. The address of these variables are pointed by the pointer star x and star y such that star x is equal to and a, star y is equal to and b. Statements x star x is equal to x plus 100, star y is equal to star y plus 100. Here not only changes the value of the formal argument x and y but also actual argument a and b as their pointer star x and star y are directly accessing the memory location of a and b. तो इनमें क्या था, जो मैंने पहले बताया कि सीधा फॉर्मल आर्गुमेंट्स पे काम करेगा वैल्यू पे, और ये सीधा रियल आर्गुमेंट्स पे काम करेगा, किसमें, पॉइंटर्स का यूज करेंगे जब हम। अब एक प्रोग्राम बना के देखेंगे, तो स्वैप द नंबर ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। स्वैप करेंगे द वैल्यू ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर की वैल्यू को स्वैप करेंगे। फिर हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, इंक्लूड फंक्शन, फंक्शन प्रोटोटाइप लगाएंगे हम, इंट स्टार एक्स इंट स्टार वाई। यहाँ पे ये अलाउड नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप दे रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन नहीं देंगे, फंक्शन डेफिनेशन बाद में देंगे। तो अब स्टार्टिंग पैरेंथेसिस इंट टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार वाई इज इक्वल टू टेम्प। तो ये होगी स्टेटमेंट्स। फिर एंडिंग पैरेंथेसिस, फिर वॉइड मेन, फिर स्टार्टिंग पैरेंथेसिस इंट ए बी, फिर क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे ये नहीं लगाने हमें क्योंकि हमने ये क्या दी थी, फंक्शन डेफिनेशन, इसके अंदर ही वॉइड मेन से पहले ही, वो मैंने पहले गलत बोल दिया था। अब ये हो गया वॉइड मेन। अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग पैरेंथेसिस ये हमने डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर ए और बी, फिर क्लियर स्क्रीन प्रिंट एफ, एंटर टू नंबर्स, फिर कॉलन। अब स्कैन एफ से दो नंबर लेंगे, परसेंटेज डी एंड ए एंड बी। एंड क्या है, एड्रेस ऑपरेटर। फंक्शन, फंक्शन में क्या लिखेंगे अब, एंड ए एंड बी, ये पास द एड्रेस ऑफ द नंबर टू द स्वैप्ड। फंक्शन में हमने वैल्यू डाल दी, किसका एड्रेस डाल दिया, ए का एड्रेस डाल दिया और बी का एड्रेस डाल दिया। अब प्रिंट एफ क्या करेंगे, परसेंटेज डी ए और बी। अब ए और बी की वैल्यूज अब क्या होगी, प्रिंटेड, स्वैप हो जाएंगी वो, इस फंक्शन की वजह से, क्योंकि हमने सीधा एड्रेस पे डाल दिया तो रियल वैल्यू भी चेंज हो गई। अब एक और नोट देखेंगे, टू डेमोन्स्ट्रेट कॉलिंग फंक्शन ड्यूरिंग अनदर फंक्शन कॉल सच दैट द फंक्शन inside another function call passing one function call into another। कॉलिंग फंक्शन एक के अंदर दूसरा फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम कैसे करेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे। पहले हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, फिर हम फंक्शन प्रोटोटाइप डालेंगे, void फंक्शन, ये क्या होगा, डाटा टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स, इंट एक बारी और दो बारी क्योंकि हमने दो वेरिएबल लेने हैं। तो इंट फंक्शन नेम फंक्शन टू दूसरा, इंट स्टार स्पेस, ये हो गया फंक्शन रिटर्न प्रोटोटाइप क्योंकि हमने यहाँ पे लगा दिया इंट। वॉइड लगा देते तो ये सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप होता, तो दो फंक्शन कर दिया हमने डिक्लेयर। फिर वॉइड मेन, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, फिर
int a is equal to 10, b is equal to 20, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। हाँ, फंक्शन कॉल करेंगे अब हम फंक्शन के अंदर दूसरी फंक्शन, फंक्शन टू कौन सा था, दूसरा फंक्शन। अब ये फन पहला कौन सा है, पहला फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर हम दूसरी फंक्शन को कॉल करेंगे। दूसरे फंक्शन में क्या है, एंड ए और दूसरे का बी। तो ये हो गया एक फंक्शन और ये था पहला फंक्शन, ये हो गया दूसरा फंक्शन। वन फंक्शन कॉल इज पास्ड इनटू सेकंड फंक्शन कॉल, गेट सी एच, और ये हो गया एंडिंग पैरेंथेसिस। अब लिखेंगे इंट, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे अब, इंट फंक्शन टू इंट स्टार एक्स। अब स्टार्टिंग पैरेंथेसिस स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार एक्स प्लस 100 एंडिंग पैरेंथेसिस। अब दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे, वॉइड फंक्शन इंट एम इंट एन, ये हो गए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। स्टार्टिंग पैरेंथेसिस प्रिंट एफ परसेंटेज डी एम एन। अब इन दोनों की वैल्यू दे देंगे और ये हो गया एंडिंग पैरेंथेसिस। रिजल्ट क्या आएगा, वैल्यू पास टू द फंक्शन कॉल आर 110 एंड 20 आर नॉट 1 10 एंड 20। तो अब हम फंक्शन डेफिनेशन में 100 प्लस कर दिया था, 100 प्लस कर दिया था, तो अब रिजल्ट क्या आएगा 110 और 20, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर हमने दूसरा करा था। अगर एक में ही करते थे दोनों का आंसर क्या आता, 110 और 120, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी और बी की 20 थी। Here function 2 and a will executed first, which will return the value 110, then the function call looks like function 110, b. Result 110 और 20 got printed। अब देखेंगे रिकर्जन। रिकर्जन क्या है, when we use a loop or decision making statement inside function main, we call it as iteration, iterative program. When we use a loop or decision making statement inside a function definition, we call it as recursion। रिकर्शन क्या है कि लूप ही है जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर लगाए तो उसे हम रिकर्जन कह देंगे, और अगर सिंपली यूज करें लूप को तो क्या होगा, आइट्रेशन या लूप। क्या है, ये लिख रखा है, therefore recursion is the program of a user defined function calling itself again and again until some condition stop calling। While using recursion, it should be careful checked that the loop is a finite executable loop and not a infinite time executable loop, otherwise the computer will hang as the function call will not stop। ये हमने चेक कर लेना है लूप की इनफाइनाइट ही हो, अगर इनफाइनाइट होगा तो वो बार बार चलता रहेगा और फंक्शन की कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग पावर ले लेगा और कंप्यूटर क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो उसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे हम, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड फंक्शन होगी प्रोटोटाइप, फिर वॉइड मेन, फिर स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, फिर डिक्लेरेशन, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर फंक्शन कॉल लगाएंगे, फिर गेट सी एच, फिर हो गया एंडिंग पैरेंथेसिस, फिर फंक्शन डेफिनेशन वॉइड फन, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस स्टैटिक इंट a is equal to 1 while a लेस देन और इक्वल टू 10। फिर एक और ब्लॉक लगाएंगे while का, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस प्रिंट है परसेंटेज डी ए प्लस प्लस, ये हो गया इंक्रीमेंट करने के लिए, ए की वैल्यू बार बार बढ़ती रहेगी, लूप चेंजर, और फिर लास्ट में क्या लगा दिया, फन, ताकि इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाए। फिर लास्ट में बंद और दूसरा बंद, पहला है while का ब्लॉक बंद होगा, फिर दूसरा होगा फंक्शन डेफिनेशन का। फंक्शन कॉल itself within the function is called recursion। Function call itself called recursion। The keyword static before the variable a tells the compiler that the value of this variable is initialized only once during recursion। ये जो हमने static लगाया है, ये हमने क्यों लगाया है, the variable tell the compiler, compiler को वो बताएगा the value is initialized, जो हम initialize करते थे कि a is equal to 1, तो ये एक ही बार करनी है, only once during the recursion। If we don't use it, then the value of a will be initialized to 1 every time the function is called। अगर हम ये स्टैटिक नहीं लगाते तो बार बार इनिशियलाइज हो जाती 1 पे जब भी ये लूप चलता, तो इससे हमारा लूप खराब हो जाता। तब रिजल्ट क्या आएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक आएगा कि लेस देन और इक्वल टू 10 थी, तो ये बार बार लूप चलता रहेगा। such that 1 is less than or equal to 10, then will be checked every time, no stopping for recursion, computer will hang। अगर हम स्टैटिक नहीं लगाते तो ये होता। Note, we can return value during recursion also. Each time the function is called, a value can be returned by the function. We can return address of a variable from a function if we want other function to use a local variable। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? studio.h include conio.h int स्टार इसलिए लगाया हमने, पॉइंटर का यूज करेंगे हम, फिर फंक्शन फिर ये ब्रैकेट्स और सेमीकोलन, फिर वॉइड में ये क्या होगा, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन नेम हमने लगा दिया ये पॉइंटर का साइज, फिर स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, फिर हमने डिक्लेयर कर दिया इंट स्टार पी क्लियर स्क्रीन पी इज इक्वल टू फन, रिटर्न कॉल होगी ये स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस 10, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्टार पी गेट सी एच, एंडिंग पैरेंथेसिस इंट स्टार फन यूज अ पॉइंटर टू रिटर्न एड्रेस। अब फिर ये होगी फंक्शन डेफिनेशन में हमने स्टार लगा दिया, अब दोबारा पॉइंटर क्या, फिर इंट इज इक्वल टू 5 रिटर्न एंड ए का ही दे दिया हमने क्या, एड्रेस। अब एंडिंग एड्रेस ऑफ ए इज रिटर्न टू द पॉइंटर पी, अब जो एड्रेस है ए का वो रिटर्न क्या होगा, पॉइंटर पी को। अब हम देखेंगे स्टोरेज क्लास। इफ स्पेसिफाई हाउ ए वेरिएबल शुड बी स्टोर्ड इन मेमोरी एंड यूज्ड इन अ प्रोग्राम। अब कैसे ये स्पेसिफाई क्या करता है कि हाउ वेरिएबल शुड बी स्टोर्ड इन मेमोरी एंड यूज्ड इन द प्रोग्राम, कैसे स्टोर होगा मेमोरी में। तो इसके क्या कौन से हैं, ऑटोमेटिक या लोकल वेरिएबल, एक्सटर्नल या ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल और रजिस्टर वेरिएबल। सिमिलर टू कैच मेमोरी कौन सा है, रजिस्टर। तो इसके बाद फोर्थ चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे।